नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम बीएड की जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पेपर है सीटेट का वो लेके आए हैं। और सीटेट में कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे 2019 का जुलाई का ये पेपर है जो 7 जुलाई को हुआ था। और हम बिना टाइम वेस्ट करते इसको शुरू करते हैं। तो हमें डायरेक्टली बस ये जानना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है। देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन साफ साफ है कि 250 प्रश्न आने हैं, 150 प्रश्न आने हैं और 2.5 घंटे में आपको करना है, मतलब 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। और इसमें अच्छे से बताया गया है कि जो पहला भाग है 1 से 30 क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के ऊपर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकंड है जो मैथमेटिक्स में है। थर्ड पर्यावरण अध्ययन है, एनवायरमेंटल स्टडीज। और फोर्थ में भाषा या लैंग्वेज 1 और फिफ्थ लैंग्वेज 2। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको 2 बार लैंग्वेज का पेपर, इंग्लिश भी 2 बार होगा, हिंदी भी 2 बार होगा। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भर रखा है तो आपको 91 से 120 की सीरीज में जो हिंदी के होंगे वो हिंदी करनी है आपको। ज्यादातर सीटेट में इसी कंफ्यूजन की वजह से बच्चे जो हैं अपने नंबर सारे खो देते हैं ये लैंग्वेज के पेपर में। हिंदी और इंग्लिश जो पेपर जो 2 लैंग्वेज है उनको समझ में नहीं आता कि पहला कौन सा करना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपने जो लैंग्वेज 1 में रखा है आपको उसी सीरीज में वो करना है। तो ये हम आगे कर लेंगे, इस विषय पे बात कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। नए जो भी लोग इसको देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इस सीरीज से जुड़ी हुई बाकी जो वीडियोज है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों संख्या 1 से 30 के उत्तर देने हैं और सभी सही सबसे उपयुक्त विकल्प आपको अब चुनना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जेंडर। जेंडर क्या है? तो 4 ऑप्शन है इसमें। एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है या एक सामाजिक संरचना है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंगली और सीटेट के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप अलग अलग जगह पढ़ते होंगे, बट आपको एक सामाजिक परिवेश में देखना है तो एक सामाजिक संरचना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ जो है वो राइट है। देखिए इसकी एक आंसर की आती है जो सेट के हिसाब से आती है। ये 2019 7 जुलाई का पेपर है, पेपर 1 जिसे कहते हैं। और इसका जो सीरीज है वो एस है। तो आप इसकी अगर आपको आंसर की मिल जाती है तो आप चेक भी कर सकते हैं, बाकायदा बिल्कुल सही है ये। और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड है उसका सेकंड ऑप्शन सही है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। जो शरीर का जो व्यापक विकास है इन 4 चीज़ों पे आधारित है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ठीक है। तो आप जब पेडागोजी पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि ये विकास की जो धारणा है वो किस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है कि बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ठीक है। आपको एक तरीके से इस क्वेश्चन पेपर से ये अंदाजा लगाना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हर साल क्वेश्चन आते हैं और किन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। देखिए बुद्धि मतलब इंटेलिजेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन है और इंटेलिजेंसी के ऊपर बहुत सारे विचारकों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अंदर पियाजे हैं, कॉलबर्ग हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे विचारकों को पढ़ना पड़ेगा, उनके आधार पे ही आप इन सब के क्वेश्चंस के उत्तर देंगे। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। मैं आपको ये कहता हूँ कि अभी भी समय है, अगर आप ढंग से यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं तो आप देखिए, आपको इनके सबके अच्छे से आपको उत्तर मिल जाएंगे। मैं भी सीटेट क्वालिफाइड हूँ और मैं आपको सही बताऊँ तो मैंने भी सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर मतलब जो पेपर क्वालिफाई किया वो यूट्यूब के माध्यम से ही किया है। और इसलिए मैंने चाहा कि आपको भी मैं यूट्यूब के माध्यम से ये चीज़ शेयर करूं। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? मतलब जो सबसे पहले जो आपको अंदर सोशलाइजेशन सिखाता है वो कौन सी संस्था है? वो आपका परिवार है
क्योंकि सबसे पहले आप जो सामाजिकरण है अपने परिवार से सीखते हैं। आपको एक बच्चे के अकॉर्डिंगली सोचना है, ठीक है, जिसमें बच्चे का सबसे ज्यादा विकास होता है। हमेशा याद रखिएगा, आप अपने आधार पे नहीं सोचेंगे, आप बच्चे के आधार पे सोचेंगे। तो जो परिवार है वो बच्चे के लिए सबसे पहला प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, ठीक है। आप अपने हिसाब से नहीं देखेंगे, बच्चे के आधार पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जो बच्चे होते हैं उनकी बड़ों से जो सोच होती है वो क्वालिटेटिवली थोड़ी डिफरेंट होती है। बाकी ना उनसे निम्न होती है, ना उनसे बेहतर होती है, ना उनसे कम होती है, ना मात्रात्मक रूप में उनसे कम ज्यादा होती है, तो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करती है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, जिसमें बच्चे की 4 स्टेज में पियाजे ने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन जो 2 है वो सही है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये आपको चाइल्ड सेंटर आपको रखनी है, अपनी जो थिंकिंग है कि बच्चे को केंद्र में रखकर करनी है कि बच्चे का सबसे ज्यादा जिसमें विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खाली स्लेटों के रूप में, कि वह खाली बर्तन के रूप में है, या छोटे वयस्कों के रूप में है, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में है, या सक्रिय अन्वेषकों के रूप में है। तो बेसिकली क्या है कि हम खाली स्लेट के रूप में कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो एक एक्टिव एक्सप्लोरर है, मतलब बिल्कुल खाली नहीं है, ब्लैंक स्टेट नहीं है। हमने सेंटर होके बच्चे के चेहरे लोग सीखना है। तो सक्रिय अन्वेषकों, एक्टिव एक्सप्लोरर्स के रूप में है वो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक उसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार करते हैं। तो सोशियो कल्चरल इनकी एक थ्योरी है, उसके आधार पे जो इसका सेकंड है वो ठीक है कि एक सामाजिक गतिविधि है अधिगम। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को इसका उत्तर दूसरा रहेगा कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 चालक किस विकास दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं और फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है? तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 है कि अपरिकृषित स्थूल चालक विकास से प्रकृषितिक चालक विकास तक है। तो आपको इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन के ऊपर सीक्वेंसिव और मॉडल डेवलपमेंट के ऊपर है। तो ये आपको जब आप आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए स्थूल चालक विकास मतलब जो होता है कि जैसे दौड़ना, चलना, ये सब चीजें होती हैं। और सूक्ष्म चालक विकास में क्या होता है, लिखना, राइटिंग करना। तो बच्चा जो होता है वो छोटे से जब आगे बढ़ता है तो पहले तो बड़ी हड्डी स्थूल से काम करता है, उसके बाद में फिर वो सूक्ष्म हड्डी से काम करना शुरू करता है, ड्राइंग, पेंटिंग, सुई, धागा, ये सब। क्वेश्चन नंबर 12, ये अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे किशोरावस्था कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। जब बच्चा अडल्टहुड से की जो पहल होती है वो किशोरावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, 13 का पहला फर्स्ट। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। मतलब बच्चे को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आपको बच्चे को सेंटर में रख के बच्चा को एक एक्सप्लोरर के रूप में देखना है कि उसको आता है, वह कर सकता है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 14, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो आपको देखना है कि देखिए कोलबर्ग बच्चे के नैतिक विकास के ऊपर जोर देता है कि किस प्रकार से उसके अंदर नैतिक विकास है। तो जब आप पढ़ेंगे इसको, कोलबर्ग के सिद्धांत को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो बच्चा है वो 4th स्टेज में है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। इसको समझ में आता है कि अगर वह गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, है ना, और पकड़ा जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आगे बढ़ते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? उनको वह प्राइवेट स्पीच कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं वाइगोत्स्की उसको। क्वेश्चन नंबर 15 का 3rd सही है। खिलौना पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 16, खिलौना पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों की विशेष लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? ये जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग करता है कि रंग पहनावे को और घरेलू सामग्रियां कि इस कलर के तो लड़कियां पहनती हैं, कपड़े इस कलर के लड़के पहनते हैं, और घरेलू सामग्रियां या खिलौने, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दर्शाता है, क्योंकि थोड़ा गलत है। आपको हमेशा याद रखना है कि भेदभाव नहीं करना बच्चों के साथ। बच्चा कैसा भी है वह है आपके लिए एक छात्र है, स्टूडेंट है, और आपको उसको सिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक को चाहिए कि, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ठीक है, विद्यार्थियों के बीच तुलना नहीं करनी चाहिए। वह विशेष सांस्कृतिक समुदायों के बच्चों को नहीं बढ़ावा देना चाहिए। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी करे, ये भी गलत है। तो आपको 17 का 1st सही है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, वो इंक्लूसिव एजुकेशन की वो करता, समावेशी शिक्षा का वकालत करता है, सिफारिश करता है। तो 18 का 3rd सही है। 19 का फिर यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा ही इसका जोर देता था। 19 का 2nd सही है। 20 का निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो जो 2nd है वह सही नहीं है कि रट्टा लगवाना बच्चे को, मतलब कंठस्थीकरण एवं स्मरण करवाना, यह सही नहीं है। 20 का 2nd सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं है। 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख की उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही मिलान प्रस्तुत करना है? तो प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। अधिगम अशक्तता, धारा प्रभाव पड़ने में कमी, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। अवधान कमी, अतिशीघ्रता, व्यतिक्रम, ADHD मतलब अटेंशन डिफिशिएंटी, और मतलब अटेंशन में बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत है और बहुत ज़्यादा इधर भागता है, तो आसानी से विचलित होने की आदत है। तो अगर आपको 2-4 ही पता होंगे तो आप बाकी सबको अच्छे से कर सकते हैं। तो 3rd जो है उसका ऑप्शन सही है, 21 का 3rd। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब तो विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं में बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वह पाठ्यक्रम में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वह शाम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो वह जब गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तब बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वह इसमें जुड़े हुए होते हैं प्रक्रिया में। तो 22 का जो 1st है वो सही है। 23rd, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो 23rd का 2nd सही है। 24th,
संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका सेकंड सही है, 24 का सेकंड सही है। 25, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, निश्चित हो जाते हैं सीखने के लिए। तो जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं कि भाई टीचर को उनके पे विश्वास है, भरोसा है, तो वह और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं सीखने की प्रक्रिया के लिए। तो सेकंड सही है 25 का। 26, 26वां प्रश्न, बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिवन एन इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग। तो 26 का फोर्थ सही है। 27, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो 27 का थर्ड सही है। 28, नीचे लिखी हुई स्थिति किसी सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वह महसूस करते हैं कि वह पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है और हतोत्साहित महसूस करते हैं, मतलब निराश हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। यहाँ पे इसका 28 का जो है वो सेकंड सही है। एक्चुअल में क्या है कि 29th क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करता है। तो 29th का फर्स्ट सही है कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्प को देखने के लिए प्रोत्साहित करें, कि बच्चे को इनकरेज करें, चिल्ड्रंस को मल्टी सॉल्यूशन के प्रॉब्लम के लिए उनको विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, मतलब लर्नर सेंटर्ड मेथड, चिल्ड्रन बच्चा सेंटर्ड मेथड जो हमने शुरू से हम बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 30 का 4 ऑप्शन सही है। इसमें मैंने ज़्यादा आपको समझाया नहीं है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, आपको पता होगा सब चीज़ें। बट क्या होता है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या उनके पैटर्न होते हैं। हिंदी थोड़ी टफ रहती है तो आप एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लें क्वेश्चंस को। अगर आप हिंदी मीडियम से भी दे रहे हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस सीरीज के बाकी कुछ जो भी बाकी जो 4 पार्ट है वो हम जल्द से जल्द लेके आएंगे ताकि आपको एग्जाम से पहले थोड़ा सा कुछ आइडियाज़ हो जाएं, और इसकी PDF भी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आप अगर CTET दे रहे हैं इस साल तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। आप अच्छे से CTET दीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ में, और हम बाकी टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे ज़रूर ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।